तारीख का दिन 25,019 के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है, तो निफ्टी बैंक ने एक अपना ही ट्रेंड रचा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी नेक टू नेक है। हल्का सा बढ़ने वाले शेयर आगे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मिड कैप्स में क्योंकि ऊपरी लेवल से फिर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, तो वो इंडेक्स करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। ये है अब तक की स्थिति। एक तरफ ऑफ कोर्स रतन टाटा के जाने का गम है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में बिजनेस एज यूजुअल। वीरू, मैं देख रही थी कि टाटा ग्रुप कंपनियों में क्या हो रहा है, हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ये पूरा ग्रुप एक टेस्टमेंट रहा है रतन टाटा की विजनरी लीडरशिप का। एक लॉन्ग टर्म जो थिंकर थे, जो बड़ा सोचते थे, और बड़ी बड़ी चीज़ें ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप में उनकी अंडर हुई हैं। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, बाजार की स्थिति कैसी और क्या करना चाहिए आज एक्सपायरी के दिन? देखिए हर्षदा, मैं एक गुड आफ्टरनून सबसे पहले, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो क्लोजिंग है वो ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहे। देखिए हर्षदा, दो चीज़ें थी आज। कल निफ्टी बैंक अपने रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहा एक्सपायरी के, ऑल्दो पॉलिसी उनके फेवर में थी, लेकिन निफ्टी बैंक ने आज अपना काम बखूबी कर दिया। मॉर्निंग में जो, हालांकि मैं ट्वीट पर डाला था हर्षदा, बात तो हम नहीं कर पाए थे ट्रेड्स पे, कि निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने 100 EMA को पहले रीगेन किया था, 100 EMA के ऊपर स्टेबल था। अप्रोच यही थी कि बाय डिप्स टुवर्ड्स 51,000। 51,000 क्या है, ये मोर और लेस पुट राइटर्स का जोन है, और साथ ही साथ ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद 335 पे आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, एंड द मूवमेंट यू विल क्रॉस 530, 51530 ऑन द हायर साइड, आप 680 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी ने अपना ट्रेड बखूबी दे दिया। अब मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ, पर जो अभी भी क्लस्टर खुला हुआ है वो है 787 का निफ्टी बैंक पे। क्यों? दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी जब आप 100 EMA की ट्रैजेक्टरी पर एक बेस बनाने के बाद पुल बैक देते हैं, तो अल्टीमेट और लेजिटिमेट टेस्ट आपका जो होता है वो 50 EMA की रीच में होता है। सो क्लियरली अभी 50 EMA तक का रास्ता कभी भी खुला है, एंड थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक जो आज इस पुल बैक को फाइनेंस कर रहा है और स्पॉन्सर कर रहा है। मैं क्लोजिंग में किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको जरा निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाता हूँ आज तक। निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? निफ्टी कर रहा है 25,000 पे ऑप्शन बेस पे। निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और एक और चीज़, इसको ऑप्शन राइटर्स ने, कॉल्स और पुट्स राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम खींच के एक छोटे से रेस्ट्रिक्टेड जोन में बिठाया हुआ है। लुक एट 25,000 कॉल ऑप्शन आउट ऑफ 2.86 CR, 2.25 करोड़ तो कॉल आज जुड़ी है, एंड सेम इज द केस विद पुट ऑप्शन, 3 करोड़ पुट आज जुड़ी हैं। मेरी निगाहें कहाँ हैं? अगर मुझे रिस्क लेना है आज इस क्लोजिंग में फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, मैं लूंगा निफ्टी पे। पूछे क्यों? मुझे को लगता है एक फैक्टर जो कि क्लोजिंग में बुल्स के फेवर में जा सकता है पॉसिबली, बट दिस स्ट्रेटेजी इज कंप्लीटली फॉर रिस्क टेकर्स जो जोखिम लेना चाहते हैं। निफ्टी आईटी लेके आइए 42,160। निफ्टी आईटी है एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और अगर इसने यहां से पुल बैक जनरेट किया 42167 से, तो ये पुल बैक आपको इस क्लोजिंग में चौंका भी सकता है। दैट्स एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्ट्री जहां से ये बार बार पुल बैक देता है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, बट ये 20-10 EMA की ट्रेजेक्ट्री है। यहां से निफ्टी आईटी एक पुल बैक जनरेट करके एटलीस्ट निफ्टी को एक पुश दे सकता है। तो आप हर्षदा, निफ्टी बैंक का ट्रेड हो चुका है, 200 पॉइंट और बाकी हैं, बट मैं निफ्टी पर बेट करूंगा लॉन्ग साइड पे। अब आप चाहे वो कल अगले हफ्ते की कॉल लीजिए या फिर निफ्टी पे लॉन्ग हो जाइए, बट मैं यहां से करीब करीब निफ्टी पे 140, मतलब 25,140 से 25,160 तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी पे। बट आज के ऑप्शंस के थ्रू नहीं, आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है, अगले हफ्ते के या फिर फ्यूचर्स के जरिए। बट 25,150, 25,160 की ट्रेजेक्ट्री, और उसको फाइनेंस करेगा, उसको स्पॉन्सर करेगा निफ्टी आईटी। लेवल है 42,700, 42,560, 42,700, कुछ भी हो सकता है। हर्षदा, तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की तस्वीर निफ्टी आईटी।
और निफ्टी आईटी के लिए देखिए डिसाइडिंग फैक्टर आज शाम को आएगा मार्केट बंद होने के बाद, वो है टीसीएस के नतीजे। लेकिन फटाफट से मैं आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स स्क्रीन पर पेश कर देती हूँ, फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से कि आपने क्या ट्रेड लेना है। आज मार्केट थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, मिड कैप्स में एक सेटबैक है, लेकिन दिग्गज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दिग्गजों में कोटक महिंद्रा बैंक की भूमिका अच्छी खासी है, 4% ऊपर। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एमएनएम ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर जमकर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। टाटा केमिकल्स में 5% का इजाफा, वहीं आरबीएल बैंक, ओबरॉय रियल्टी, संवर्धन, मदसन ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। लेकिन आप गौर करिएगा बैकफुट पर क्या है, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, टाइटन और साथ ही साथ इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है मुनाफा वसूली का दबाव। ओरोफार्मा, टोरेंट फार्मा, अंबुजा सीमेंट, लुपिन, तो आज आप कह सकते हैं कि जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि थोड़े से बैकफुट पर ये फार्मा कंपनियां ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे मार्केट में ट्रेड क्या लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, क्लोज किस तरफ होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारा पैनल जुड़ गया है। फंडामेंटल्स के लिए हम बात करेंगे चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत से, एंजल वन के अमरदेव भी हमारा साथ देंगे आगे। वहीं टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सचिदानंद उतेकर, शिल्पा राउत और रुचित जैन होंगे। 220 पर एमएससीआई नवंबर रिव्यू की तैयारी कर रहा है, इस पर आईआईएफएल की रिपोर्ट आ गई है, तो किसकी एंट्री हो सकती है, किस पर एक्सपोजर बढ़ सकता है, सब पर यतिन जुड़ेंगे। 225 पर असीम आपको बताएंगे कि दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एक रिवाइवल प्लान मांगा है, उसके क्या डिटेल्स हैं। 245 पर दीपाली आपको बताने वाली है कौन है देश के सबसे बड़े रईस। फिर 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा, उसके बाद बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फंडामेंटल और टेक्निकल पैनल है आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश का बसर के साथ शुरुआत करते हैं। सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड सर इस वक्त का? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे जो ट्रेड है वो है मारुति, ट्रेड कर रहा है 12,903 पर। स्ट्रक्चरली एक ब्रेकआउट चाहिए, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। मेरे ख्याल से इसका जो मूव है, फर्स्ट नियर टर्म टारगेट 13,000 का है, फिर 13,200, फिर 13,400, फिर 13,500 तक ही जा सकता है, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल मेरे ख्याल से एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लगाइए 12,840 का, अपसाइड टारगेट 13,000 नियर टर्म पे, बट स्टे लॉन्ग इन मारुति 2-4 दिन के लिए। ओके, मारुति में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड, वैसे भी 12,900 है, मैं 24,900 बोलने वाली थी, वो दिन भी आएगा आई एम अज्यूमिंग मारुति के लिए, लेकिन 12,900 पर ये ट्रेड करता हुआ। सचिदानंद, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्शिदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। थोड़ा सा यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है वोल्टास के काउंटर में, एंड जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में रही है, 5 and 20 मूविंग एवरेजेस का एक कन्वर्जेंस हुआ है ऑन द नेगेटिव साइड। सो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा और बरकरार रहना चाहिए। ऑन द लोअर साइड इमीडिएटली मुझे लग रहा है 1750 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 1725 के आसपास है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर में। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है, इसका जो टिपिंग पॉइंट है रिवर्सल का, वो लगभग अराउंड 1790 के आसपास प्लेस्ड है। आई थिंक 1792 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी 1750 और 1725 के 2 लक्ष्य के लिए। ओके, वोल्टास सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट होते हुए, और 1 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में शेयर हुए हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी सेल की तरफ रहेगा। यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर पे आप ध्यान दे सकते हैं। जिंदल स्टील अभी जस्ट 1000 के नीचे आया है, तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। ये लेवल्स आपको टूवर्ड्स 980 से 960 तक भी एक मूव की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप फ्यूचर्स में जो रफली ट्रेड कर रहा है 997 पे, अभी आप इसमें सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1010 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 980 से लेके 960। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 990 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं जो 24 रुपये में ट्रेड कर रहा है। 990 का पुट ऑप्शन जो 24 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप वहाँ पे 18 रुपये का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 31 से लेके 33।
ये तो ये फिलहाल JSPL पर एक सेल कॉल आता हुआ, पिछले हफ्ते तक तेजी वाले ट्रेड्स थे, अब टर्न राउंड आ रहा है तो 990 का पुट आप ले सकते हैं। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। सो आइडियली आज जो पूरे फार्मा सेगमेंट में हमने देखा है, कल के सेशन में इनफैक्ट निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आया था पिछले स्विंग आइस का, और उसको आज इंडेक्स ने कंप्लीटली रिवर्स कर दिया और बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है अगर ईओडी तक यहीं पे क्लोज हो गए तो। सो इसे हम बुल ट्रैप्स कहते हैं कि जनरली जो बुलिश ब्रेकआउट पे बाइंग हुई थी सेक्टर में वो सब ट्रैप हो गए और इसके कारण एक करेक्शन या अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो सकती है। अब डॉक्टर रेड्डी अगर विद इन द सेक्टर देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था, तो जब सेक्टोरल अपमूव में ये वीकनेस थी, तो अब जब अगर सेक्टर में अनवाइंडिंग हो सकती है तो ये डॉक्टर रेड्डी में हमें लग रहा है कि और वीकनेस बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाए 6640 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे और 6490 से 6500 के अराउंड के टारगेट्स लें। सिंपली इसे कहते हैं करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब पहले ही दिक्कत थी और अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पूरे सेक्टर में भी है। सेल कॉल ऑन डॉक्टर रेड्डीज। अच्छा, जब शिल्पा जी कॉल दे रही थी ना, मैं घबरा गया एक बार के लिए, कहाँ उन्होंने सेल और बाय थी कॉल ऑप्शन, तो मैं एक बार के लिए घबरा गया, मैं देखने लगा स्टैट्स हैं क्या इसके। क्या एनीवे, मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अंबुजा में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है क्योंकि स्टॉक अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो अंबुजा के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 587 के प्राइस चल रहे हैं अंबुजा के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 596 का। करंट लेवल्स पे शॉर्ट करिए 565, 565 रुपए के तक के टारगेट्स पॉसिबल है अंबुजा के फ्यूचर में। अगर चाहें तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 580 का पुट ऑप्शन 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 22 रुपए के टारगेट सेट करिए 580 के पुट ऑप्शन। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 580 का पुट ऑप्शन ना, 1 2 4 सेल साइड के ट्रेड्स आ गए और निफ्टी वैसे हरे में है। धर्मेश, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, ये मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी चल रही है, वहाँ पर मुझे लगता है कि लार्ज कैप में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ ही जाना चाहिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाई करने की सलाह रहेगी। सोमवार को उसके नतीजे भी हैं, नतीजे में मुझे लगता है कि इनका जो जियो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे बिकॉज आरपू का इंक्रीज इन्होंने ले रखा है, और बाकी रिटेल बिजनेस एज यूजुअल 10 से 12% से ग्रो करेगा, रिफाइनिंग भी उसके आसपास ही रहेगा और गैस में थोड़ी अपसाइड मिल सकती है गैस बिजनेस में। सो ओवरऑल 2700-2800 के लेवल पर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन के हिसाब से। और हम लोगों ने जो कॉल लिया है इसमें काफ़ी लंबा कॉल लिया है। एसओटीपी टारगेट जो 3 साल आगे के अर्निंग्स के हिसाब से निकलता है वो 4200 का है, तो हर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रही है इस काउंटर पे। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, 2-4 दिन या 1 आध हफ्ते, बट काफ़ी अच्छा फंडामेंटल बाई दिख रहा है इस वक्त। ओके, फंडामेंटल बाय दिख रहा है। अच्छा, याद रखिएगा रिलायंस इस वक्त एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, मेक और ब्रेक। सुबह जब अनुज और मैं कार्यक्रम में थे, हमने वो रिलायंस के पुल बैक को पकड़ा था और जो सुबह का निफ्टी का स्टेच था टुवर्ड्स 25130 जो भी मॉर्निंग का हाई था, उसको स्पॉन्सर किया था रिलायंस ने, लेकिन रिलायंस फिर मिड सेशन में सिंक हुआ। बट अभी लगभग बीते 5-7 मिनटों में जो लो है रिलायंस का, वो वही है जो मॉर्निंग का था। अगर वो वालेट ना हो तो शायद ये इंट्राडे में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का काम करे। इट्स 72743। मीनवाइल मैं जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स पे बात बोल रहा था ना, निफ्टी आईटी वहाँ से पुल बैक देके अप्रॉक्सीमेटली अभी 80 पॉइंट ऊपर आया है। इट्स 42230। बात कब हुई थी हमारी? 42150 के आसपास, वहाँ से करीब 80 अंक ऊपर आया है। मैं एग्जैक्टली इस डेवलपमेंट के मद्देनज़र किसी आईटी स्टॉक पर बात करना चाहूँगा। मानस, आईटी मोर और लेस स्ट्रॉन्ग रहा है, आज बैकफुट पे आ गया, वो बात दूसरी है। अगर इस डिप में किसी आईटी में एंट्री मारनी हो, कंसिडरिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अच्छा जहां ट्रेड मिल रहा हो, आपके अनुसार वो कौन सा है? देखिए, अगर हमें लार्ज कैप की बात करनी हो तो मेरे ख्याल से इन्फी अभी भी बहुत ही बढ़िया लगता है। कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन अगर हमें अंडरटोन की बात करनी हो तो वो बुलिश बना हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करेक्ट हो चुका है, इसलिए बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है। 1899 के स्टॉप लॉस से इन्फी में खरीदारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक पोजीशन टारगेट इन्फी में आप 2025 का रख सकते हैं। इन्फोसिस में आप एक एंट्री मार सकते हैं, और इन्फोसिस के फेवर में एक चीज़ है, याद रखिएगा,
वो आज की नहीं है, मतलब वो पिछले 4-5 दिन से हो रहा है। जब भी किसी आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं वो देखिए कि मिड सीरीज़ में पुट राइटर्स का पॉइंट कौन सा बन रहा है, और मिड सीरीज़ तक आते आते दैट मीन्स 10 अक्टूबर यहाँ पे 1900 की पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई है। सो एनी डिप टुवर्ड्स आई थिंक 1910, 1920 ये बुल्स के फेवर में जाएगा, उनके रिस्क को बेटर करेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेटर करेगा। मीनवाइल दो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो कि निफ्टी बैंक के लिए, एक तो आपका SBI डी हाई पर आ रहा है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट HDFC बैंक लेके आइए स्क्रीन पे। HDFC बैंक ये है 1657। अब इसके बारे में पूछते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी, अभी क्या हो रहा है HDFC बैंक में? HDFC बैंक में पिछले 3 दिन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हाई साइड पे वायलेट हो रही है। आपका व्यू क्या एक स्विंग टुवर्ड्स 1665-68 जहाँ पे 50 डे में प्लेस्ड है वहाँ तक मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी पॉजिटिव है टेक्सचर यहाँ पे, और 1660 तो है इसका इमीडिएट टारगेट्स के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें आप थोड़ा और भी ध्यान दे सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1680 से लेके 1700। तो यहाँ पे 1700 तक के अप मूव के लिए आप इसमें डेफिनेटली प्ले ले सकते हैं। फिलहाल HDFC बैंक का कुछ देर में हम रिविजिट करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनियों को दोबारा से, और ख़ासतौर से TCS में क्या ट्रेड बनेगा अहेड ऑफ नंबर्स, क्योंकि बैंकों का सुर छिड़ा है। तो एक तो कोटक और दूसरा इंडसइंड बैंक, एक्सिस, ये सारे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC बैंक पर तो एक कॉल आ चुका, लेकिन रुचित बताइए खासतौर से कोटक में जिस तरह का मूव आज के दिन देखने को मिला है 1874। कोटक लास्ट होता है मूव होने के लिए, पूरा एक्शन आ जाता है फिर कोटक चलने लगता है। अब ये 1875 पर जो पहुंचा है, क्या और नई तेजी के दरवाजे खुल रहे हैं? आई थिंक ये थोड़ा अपमूव और बाकी है स्टॉक में, क्योंकि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस ये स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप हुआ। प्रीवियस स्विंग लाई जब भी ये स्टॉक 1940-1950 की रेंज के आसपास आता है, तब हमने प्रीवियसली ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखा है। सो आई थिंक वो रेजिस्टेंस फिर से शायद एक बार टेस्ट कर सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा और अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए। 1930, 1950 के रेंज ये स्टॉक में अभी भी 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। कोटक पर ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी साफ तौर से बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, बाय द वे टाइटन में थोड़ी थोड़ी हरकत आना शुरू हो गई है निचले लेवल से, अभी भी 1.5% नीचे है, लेकिन कोशिश कर रहा है अपनी चाल को सुधारने में। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा है। एक तो और ट्रेड्स जो दरअसल अच्छा कंफर्ट दे रहे हैं आज, लेकर आइएगा प्लीज़ लॉरिस लैब्स और ग्रैन्यूल्स को। लॉरिस खास तौर से क्योंकि इसमें एक मोमेंटम है जहां पर बाकी सभी जो आपकी फार्मा कंपनियां हैं वो बैकफुट पर आई हैं, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो या फिर आपका लुपिन हो, सिप्ला जैसे ट्रेड्स हो, ये थोड़े से हल्के हो चले हैं। लेकिन लॉरिस का ये मूव सचिदानंद क्या थोड़ा सा एबरेशन है या फिर यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड्स आगे बन रहे हैं? हर्षदा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस एक चैनल फेज में यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आई है, एंड इसी चैनल पैटर्न का जो बेस है लगभग अराउंड 430 के आसपास का, वहीं पे एक वीकली चार्ट पे वापस बुलिश हैमर फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है ट्रेंड काफी हद तक वेल इंटैक्ट है। जो एक इमीडिएट रिबाउंड हुआ है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, वो वहां पर एक अच्छा कंफर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ओवरऑल इस पैटर्न का जो अपर बाउंड है वो लगभग 540 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है ये लेवल्स हासिल होने चाहिए 1 से 2 महीनों में। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी ही करने की सलाह होगी जब तक ये स्टॉक 425 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आई थिंक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगी। एंड 540 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 425 के स्टॉप लॉस के साथ। 540 के लिए एक मौका अभी भी बन रहा है थोड़ा सा, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं लॉरिस लैब्स पर। फिलहाल 2% ऊपर। चलिए लौटते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों पर। निफ्टी आईटी आपने देख लिया, इन्फोसिस का जिक्र हो चुका, लेकिन अब बात करेंगे टीसीएस की, क्योंकि टीसीएस ही वो बिग बॉय है जिसके आज नतीजों से पूरे रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, टीसीएस से क्या उम्मीद की जा रही है? इसमें डॉलर रेवेन्यू इंपॉर्टेंट रहता है। डॉलर रेवेन्यू में लगभग 2% की ग्रोथ का अनुमान लगाकर हम बैठे हैं। तिमाही वैसे थोड़ी
थोड़ी सी स्टेबल रहने का अनुमान ज़रूर है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 2% की बढ़त, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ नियरली 1% के आसपास रह सकती है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ी चीज होगी BSNL डील का रैंप अप होना, साथ ही साथ 2 डिसेंट डील्स इन्होंने क्लॉक की थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसका भी एक फायदा बनता दिखाई देगा। प्राइमार्क और साथ ही साथ रोल्स रॉयस, जहां तक मुझे याद है ये कुछ डील अनाउंस हुई थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो उसका कितना योगदान है ओवरऑल TCV को बढ़ाने में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन जो है वो थोड़े से स्टेडी रह सकते हैं 24% के बैंड में ही। 24.66% लास्ट क्वार्टर में इसने डिलीवर किया था, अब की बारी 20 बेसिस पॉइंट और बढ़कर आ सकते हैं, 24.85% के आसपास का अनुमान है। देखेंगे यहाँ पर कंपनी यहाँ से आगे क्या आउटलुक दे रही है, खासतौर से क्योंकि अमेरिका में वो रेट कट साइकिल शुरू हो चुका है, तो क्या कॉन्फिडेंस लौटने लगा है, क्या स्पेंडिंग साइकिल कुछ बेहतर हो रही है क्लाइंट्स की, प्राइसिंग में कुछ इंप्रूवमेंट के आसार है या नहीं। ये कुछ कंपनी गाइडेंस तो नहीं देती, लेकिन कुछ कुछ आउटलुक जरूर दे सकती है। BFSI की कमेंट्री ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इसमें सवाल यही है, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड क्या लिया जाए। एक बार स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। आज के सत्र में क्योंकि IT काउंटर्स वैसे भी थोड़े से बैकफुट पर कारोबार कर रहे हैं, TCS आपके लिए हाजिर है 4224 के आसपास इस समय, फ्यूचर्स में 4235 लेवल आपका कैश में है। शिल्पा जी ये बताइए, अब अगर यहाँ पर एक ट्रेड बैठाना है ऑप्शंस के जरिए, वो क्या रहेगा? जी हर्षिता जी, अगर ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो TCS में रेजिस्टेंस ऑन इमीडिएट लेवल्स पे बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे 4300 से लेके 4350, 4400 सारे स्ट्राइक प्राइस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स अग्रेसिवली इस पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो जिसका मतलब ये कि इमीडिएट बेसिस में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वहीं पे सपोर्ट की बात करेंगे तो वो 4100 से लेके 4000 के बीच में सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड है और थोड़ा लार्जर पोटेंशियल ऑफ डाउनसाइड है। तो यहाँ पे आप बेयर पुट स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे 4300 का पुट ऑप्शन जो रफली 141-45 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको बाय करना है। और इसके आगे हेज करने के लिए आप सेल कर सकते हैं 4000 का पुट ऑप्शन जो यहाँ पे 25 से लेके 30 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको जो नेट आउटफ्लो है वो मैक्सिमम आपका 100 से लेके 115 रुपये के बीच में होगा, जो रफली 20,000 का अमाउंट रहेगा। और इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है ये आपको लगभग 200 रुपए का आएगा, तो 35,000 तक के गेन्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, TCS 140-125 पे अगर आप देखें, ये 4300 की पुट आपको लेनी है और इसके अगेंस्ट सेल करनी है पुट ऑप्शन 4000 की। अधिकतम घाटा इसमें करीब करीब 20-125 का है और अधिकतम प्रॉफिट पोटेंशियल्स 35,000 के हैं, तो याद रखिएगा। और करीब करीब TCS एक बार स्पॉट लेके आइएगा। TCS में भी डे लो से थोड़ी रिकवरी है, बट रिकवरी ज़्यादा IT में है। इस वक्त IT में अगर कहीं रिकवरी है तो वो है इन्फोसिस 1935। ये ट्रेड स्पॉट किया था अभी अभी मैंने मानस के साथ, और ये ट्रेड ग्रिप में आता हुआ। अब लुक एट IT 1936, ये बातचीत हुई थी हमारी अभी करीब करीब 1929 के आसपास। 1936 पे निफ्टी को एक पुश मिलता हुआ, और अब अगर स्क्रीन में कोई चीज़ हो रही है ना डॉक्टर साहब, इस वक्त का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक 51,631 का मतलब ये है कि हमारा स्विंग हाई जो था 1.22 का वो कट गया, 2.24 पे वो स्विंग कटा। 51,629 निफ्टी बैंक एंड डे हाई, और इसको स्पॉन्सर कर रहा है HDFC बैंक। जरा सुबह के लेवल लेके आइएगा, मैं अभी इनफैक्ट वो निकाल ही लेता हूँ। अब वो लेवल परसिस्ट करता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 781। दैट मीन्स 781 के लिए निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। इस पर एक आउटलुक लेते हैं सचिन का। सचिन, इस वक्त कोई इंडेक्स और कोई स्टॉक सब्सटेंशियली अपनी जो प्रेजेंस है वो फील करा रहा है, वो है HDFC बैंक। ये इससे आपको HDFC बैंक पे को ग्रैब करे या फिर अभी निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड दे सकते हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, थोड़ी देर पहले ही हमने निफ्टी बैंक का जो एक टेक्निकल ट्रेड था वो बुक किया है, बट जिस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है सुबह से कोटक महिंद्रा बैंक का, एंड वहां से जो जो स्ट्रेंथ है वो अभी शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है HDFC बैंक में, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ी देर कंटिन्यूड रहेगा।
जहां तक HDFC बैंक का डेटा है तो मुझे लग रहा है कंफर्टेबल स्विंग 1688 से लेके 1706 तक बनना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1 से 2 दिनों के आउटलुक से। मुझे लग रहा है 1650 के आसपास का जो फ्लोर इसने सेट किया है, जहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी RSI ने दिया था, उसी का कंफर्मेशन आया है। तो आई थिंक ये पुल बैक जो चल रहा है वो पुल बैक और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। सो यहाँ पर ट्रेड्स ऑन द लॉन्ग साइड ही डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1658 के आसपास लगाना है ऑन द फ्यूचर्स, एंड तैयारी करनी है 1688 एंड 1706। चलिए एक काम करते हैं, रुख करते हैं यतिन की तरफ, क्योंकि एक और अपडेट आ रहा है और नवंबर में जैसे हम सब जानते हैं MSCI का एक और रिव्यू होने वाला है। अब इस पर IIFL की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए, अब HDFC तो रेडार पर रहेगा, इसके अलावा और क्या? तो देखिए अर्शदा, ये जो IIFL की नोट आज आई है MSCI पे, इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने क्वांट एनालिस्ट को पूछ रहे हैं कि क्योंकि चाइना की मार्केट 15 से 20% रैली हो चुकी है, क्या ये एक रिस्क है इंडिया का वेटेज कम होने के लिए? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडिया का वेटेज चाइना से ज़्यादा है MSCI में, लेकिन IIFL के हिसाब से कोई भी प्रकार का वेटेज कट इंडिया के लिए अभी इस टाइम पे मुमकिन नहीं लग रहा है। इसका सीधा रीज़न ये है कि जो भारत का वेट है और जो चाइना में बढ़त है, वो कट ऑफ डेट जो है वहाँ मिसमैच आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ताइवान, कोरिया और ब्राज़ील, ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यहाँ छोटा मोटा वेटेज सिनेरियो के हिसाब से घट सकता है, लेकिन इंडिया में से कोई पर्टिकुलर आउटफ्लो अभी MSCI के लिहाज से दिख नहीं रहा है IIFL को नवंबर रिव्यू में। ये तो हुई चाइना वर्सेस इंडिया की बात MSCI में, लेकिन स्टॉक्स जहां आपको ध्यान रखने हैं जो MSCI के ग्लोबल इंडेक्स से आ सकते हैं, इंडिया इंडेक्स में आ सकते हैं, उनमें एल्केम, ओबेरॉय रियल्टी, नायका, अदानी एनर्जी और कल्याण ज्वेलर्स का नाम शामिल है। और अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ 1 से 2 बिलियन के बीच में आपको बाय फ्लोज आते हुए नज़र पड़ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो हम लिस्टिंग के लिहाज से देखेंगे, जिनका अच्छा मार्केट कैप है, जहां एक लाइक्लीहुड है इंक्लूजन की, यहाँ ओला इलेक्ट्रिक है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, प्रीमियर एनर्जी से तो हमको पता ही है किस हिसाब से स्टॉक में रैली हुई थी IPO के बाद, भारतीय एक्साकॉम और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये भी डार्क हॉर्सेज हैं जो MSCI के इंडिया इंडेक्स में शुमार हो सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग डार्क हॉर्सेस, और ख़ासतौर से मेरी नज़र उन न्यू लिस्टिंग्स पर जा रही है। एक बार वो लिस्ट दोबारा लेकर आइएगा धर्मेश। इनमें से प्रीमियर एनर्जीज, भारतीय हेक्साकॉम, बजाज हाउसिंग, ऑफ कोर्स ओला इलेक्ट्रिक और टाटा टेक भी है, लेकिन आपको क्या पसंद आ रहा है जहां पर शायद आप भी पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे? टाटा टेक्नोलॉजीज पहले से भी रिकमेंडेशन दे रखा है। मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ENRD में काफ़ी अच्छा कर रही है, स्पेशली EV सेगमेंट की टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम चल रहा है इनका, जिसमें ड्राइवरलेस मोबिलिटी एंड इनका पूरा जो सिस्टम होता है सेफ्टी से रिलेटेड कार की, वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इनके टाई अप हो रखे हैं सारी बड़ी कंपनियों के साथ, 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप है, और BMW के साथ भी हाल फिलहाल इनका टाई अप हो गया है। तो अभी कोई ऐसा बिग ब्रांड बचा ही नहीं है जो कि इनके बास्केट में नहीं है। रोल आउट होने में प्रोडक्ट में टाइम लगता है, 6-8 महीने से 1 साल 1.5 साल लगेगा, तो धीरे धीरे नंबर्स ये फ्लो होने लगेंगे। 3 साल के नजरिए से अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करके बाइक रखते हैं तो 2500 से 2700 के प्राइस टारगेट निकल के आते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए। तो मुझे अभी के लेवल पर तो काफी अट्रैक्टिव बाई लग रहा है और सस्ता भी लग रहा है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए टाटा टेक पर राय आती हुई 1-1.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड में। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद टाटा ग्रुप की बात करेंगे ज़रूर। रतन टाटा की अगुवाई में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे ग्रुप का, और साथ ही साथ भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज रतन टाटा को कैसे याद करेंगे, उसका एक अंश भी आपको सुनाएंगे। साथ ही वोडाफोन आइडिया भी रेडार पर रहेगा कुछ खबरों के चलते। ये सब ब्रेक के बाद। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं NCPA में रतन टाटा का पार्थिव शरीर, और उनको श्रद्धांजलि देने अभी अभी अमित शाह पहुंचे हैं। साथ ही पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद। देश भर से कई सारे उद्योगपति आप देख रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, वाणिज्य मंत्री भी आ चुके हैं।
साथ ही में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अपने फाइनल रिस्पेक्ट्स देते हुए रतन टाटा को। और रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पूरा देश याद करेगा। 86 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। रतन टाटा ने कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले से ही उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। कल रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए आप देख ही रहे हैं, पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ दोपहर 3:30 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में भारी भीड़ भी मौजूद है। कॉर्पोरेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां सभी यहाँ पर पहुंची। कुछ आम आदमी भी आज रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इनके साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज शाम पारसी रीति रिवाज से रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा के निधन से शेयर बाजार में भी शोक की लहर है। इस मौके पर शेयर बाजार के दिग्गज CNBC आवाज के साथ जुड़े। क्या कहा उन्होंने और कैसे याद करेगा शेयर बाजार रतन टाटा की लेगेसी को, आइए सुनते हैं। India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist. I would say perfect gentleman and perfect Indian. You know, I mean, it is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. I mean, of course, Tata's always had this legacy, but in person I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So what should I do? You know, those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. अंग्रेजी में एक और कहावत है that well done is better than well said. I think Ratan Tata focused on execution. See, you must understand that he not only created great value for shareholders. जब market cap क्या था जब 91 में when he took over the group and when he retired, what the market cap was, और जो कंपनी उन्होंने बिठाई उनके टेन्योर में, जैसे टाइटन हुआ, ट्रेंट हुआ, TCS हुआ, they've gone on to become absolute household names in this country. So he let his actions speak louder than his words. बाजार के दिग्गजों के साथ साथ उनको उनकी अंतिम यात्रा में आज एनसीपीए लॉन में कॉर्पोरेट इंडिया ने भी सलामी दी, याद किया। इसी मौके पे आज कुमार मंगलम बिरला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। He's an outstanding person. An outstanding person, a complete gentleman, ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स आपको सुनाई देंगे रतन टाटा से जुड़े हुए। वीरू, एक्चुअली सुबह से ना कई सारे लोग अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं। मैंने एस रामोदराय जो पूर्व MD और CEO थे, जिनकी अगुवाई में दरअसल TCS मार्केट्स में लिस्ट हुई थी, और उनका एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रही है रतन टाटा के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको टाटा सन से काफ़ी कुछ बातचीत करनी पड़ती है। उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा गहरा था। तो उस पर्टिकुलर लेख में रामोदराय साहब लिखते हैं कि रतन टाटा का मंत्रा यही था, डेयरिंग टू ट्राई। हमेशा कुछ ना कुछ
कोशिश में लगे रहिए और हिम्मत कीजिए कि आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। और वही रिस्क लेकर देखिए, आप टेटली भारत में लेकर आए, वही रिस्क लेकर कोरस को खरीदा, वही रिस्क लेकर JLR को खरीदा, और वो कितने बड़े हिस्से बन चुके हैं टाटा ग्रुप के। और टाटा समूह में जो सक्सेस हमने देखी या फिर जो रिटर्न्स निवेशकों ने कमाए हैं, वही रिस्क इवेंचुअली इनके फेवर में गए। भले ही वो कोरस को लेकर काफ़ी आलोचना तब की थी कि शायद बहुत महंगा खरीद लिया और ऐसे समय पर खरीदा जब लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इनकी जर्नी वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एंड मुझे एक बात इनकी जर्नी में अच्छी लगती है, दैट ही इज लिव्ड हिज फुल लाइफ, और अपने आखिरी दिनों तक वो कुछ अपनी दिल से करीबी चीज़ों तक एंजॉय कर रहे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। जैसे कि वो स्मॉल एनिमल्स हॉस्पिटल जो उन्होंने आई थिंक कुछ महीने ही पहले इनॉग्रेट किया था। आई थिंक अगर किसी को ज़िंदगी जीनी है ना, फिर ऐसी जीनी चाहिए, इस तरह की लेगेसी के साथ, इस तरह के अचीवमेंट्स के साथ। बिल्कुल। और मुझे तो हर्षदा वो विजुअल्स याद आते हैं, वही अनुज भी कहते हैं सुबह बात, जब नैनो को चला के वो आए थे, उसके बाद नैनो से ही उस पर वो ताज पहुंचे थे। और एक और चीज़, वो जब आपने कोरस की बात कही ना हर्षदा, हम तो आप और मैं तो बहुत अर्लियर पार्ट में थे अपने करियर के, उसके फ्लैशेस जो होते थे ना बिडिंग के, वो रात को आते थे 1 से 2 बजे के आसपास, है ना, आपको याद है? जी। अरे जनाब, वो लगभग 1 महीना बड़ा भारी था वो, है ना। हम लोग इंतज़ार करते रहते थे कब टेक आएगा, क्या फ्रेश बिड आई है, क्या फ्रेश बिड आई है, क्या फ्रेश बिड आई है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं हर्षदा, उस वक्त एनलेस लॉबी और तमाम, अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं विश्लेषक, उन्होंने इस बाइंग के लिए, इस खरीद के लिए उनको मतलब बहुत अच्छे से नहीं लिया था। बट फाइनली अपनी अंतिम यात्रा में रतन टाटा। और जैसे कि मैं कह रहा था सुबह हर्षदा, एक बार एयर इंडिया फिर टाटा के हाथ में है। मेरे ख्याल से ये एक और उपलब्धि है उनके जाते जाते। JRD टाटा का बहुत बड़ा सपना था, उसको उन्होंने बनाया था, जाते जाते एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा की, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, कई सारे माइलस्टोन्स दरअसल हासिल हुए हैं उनकी इस खूबसूरत 86 ईयर ओल्ड जर्नी में। और रतन टाटा, ऑफ कोर्स हम सब शोक तो मनाएंगे ही, दुख तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल में अब यहाँ से पूरा देश रतन टाटा को सेलिब्रेट भी करेगा। मुझे लगता है उन्हीं की अचीवमेंट्स से उन्हें याद रखना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली का। वोडाफोन आइडिया, मुसीबत यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और ताज़ा खबर यही है कि दूरसंचार विभाग ने कंपनी को एक बैंक गारंटी पर छूट देने से पहले अगले 4 से 5 सालों का रिवाइवल प्लान मांगा है। दरअसल सरकार ये जानना चाहती है कि कंपनी अपने AGR और स्पेक्ट्रम के बकाये को चुका सकती है या नहीं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए असीम के पास चलते हैं। असीम, बताइए। कंपनी की 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी ड्यू है, लेकिन कंपनी ने सरकार से इसके ऊपर छूट मांगी है। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरकार उससे पहले ये जानना चाहती है कि क्या कंपनी अपने जो इतने भी ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कंपनी की करीबन सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बनती है, जिसमें से 1,30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम के पैसे हैं और 70,000 करोड़ रुपए AGR की लाइबिलिटी है। कंपनी ने दोनों के ऊपर 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड लिया हुआ है, और मोरेटोरियम पीरियड सितंबर 2025 में खत्म हो रहा है। और मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी को करीबन 43,000 करोड़ रुपए की सालाना जरूरत पड़ेगी इस रकम को चुकाने के लिए। तो अब कंपनी से सरकार ने कंपनी से पूछा कि क्या आप ये रकम चुका पाएंगे, आप हमें अगले 4 से 5 साल का प्लान दीजिए। तो कंपनी से अगर 4 से 5 साल का प्लान मिलता और सरकार को लगता है कि कंपनी ये रकम चुका पाएगी, उसके बाद ही सरकार कंपनी की लाइबिलिटी जो बैंक गारंटी है उसके वेवर पर कोई फैसला लेगी। हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूरसंचार विभाग ने अगले 4 से 5 साल का जो रिवाइवल प्लान है वोडाफोन आइडिया से मंगाया है। इस बीच यहाँ पे कॉर्पोरेट इंडिया का रतन टाटा को उनकी अंतिम यात्रा में याद करने का, सम्मान देने का और श्रद्धांजलि अर्पित करने का क्रम जारी है। इस बीच श्री मुकेश अंबानी अपने परिवार सहित रतन टाटा को उनकी अंतिम यात्रा में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं अभी। और आप इससे रतन टाटा के कद को अगर आप देखें, आप समझ सकते हैं। चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, सब आज उनके इस आखिरी आई थिंक सफ़र में
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। श्री मुकेश अंबानी, नीता अंबानी इस वक्त उनके पार्थिव शरीर के पास अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह ने और पीयूष गोयल ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, और अब मुकेश अंबानी से आज रुकेगा नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो या फिर फिल्म स्टार्स या फिर आम आदमी। हर्षदा आज यहाँ वीरू, और वहाँ से ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा हाल, उस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी, क्योंकि ये भारत के रतन को लोग अलविदा देने के लिए, अपने आखिरी गुड बाइज कहने के लिए सब पहुँचते हुए और जुटते हुए। चलिए, अब जो ताज़ा अपडेट्स है वहाँ से हम लेकर आएंगे। मुकेश अंबानी का पूरा परिवार, नीता अंबानी भी वहाँ पर पहुँची है श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख रहे हैं तस्वीरें, पीयूष गोयल के साथ मुकेश अंबानी बात करते हुए। मेरे ख्याल में सारे कोऑपरेट्स रहेंगे उनके अंतिम राइट्स के लिए, लेकिन वो तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। चलिए, मार्केट पर वापस लौटते हुए मेरे ख्याल में प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत और साथ ही साथ अमरदेव, आप दोनों का स्वागत है। प्रशांत, बताइए इस समय का क्या ट्रेड रहेगा? जी आशा जी, गुड आफ्टरनून टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे एक वीकनेस और गैप रेजिस्टेंस इन एक्शन नजर आ रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो करीबन 625 के नीचे 624 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड करूंगा। 636 636 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 600 से लेके 595 600 595 ये टारगेट्स होंगे। अमरदेव, आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? यदि मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया होटल्स पे मैं बात करना चाहूंगा। ईस्ट इंडिया होटल्स जो है वो ओवरऑल यदि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखूं तो काफी अच्छी पोटेंशियल है। हाँ, हालांकि इनकी जो जून क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो उतने बेहतर नहीं आए थे, बिकॉज उसके रीजंस भी थे, उस समय इलेक्शंस भी थे और गर्मी बहुत ज्यादा थी, और इनके काफी होटल्स जो हैं वो इन एरियाज में हैं। बट एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर्स हैं, कमिंग क्वार्टर्स, वो काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो ईस्ट इंडिया होटल्स को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। करंटली ये 430 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में ऑलमोस्ट 25-30% का अपसाइड देखा जा सकता है टुवर्ड्स 550 लेवल्स। और यदि सेल्स ग्रोथ की भी मैं बात करूं पिछले कुछ सालों में, तो दैट आल्सो हैज बीन इन एक्सेस ऑफ ऑलमोस्ट 60-70%, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आल्सो हैज बीन देयर। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जिस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, और जहां इनके होटल्स हैं और जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, चाहे वो ओबेरॉयज हो, चाहे वो ट्राइडेंट हो, तो दे होल्ड अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द कंपनी। तो इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर इस स्टॉक को देख सकते हैं। नहीं अमर जी, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन ये EIH आपने मिड कैप फंडा के तौर पे यहाँ पे रखा है क्या? हाँ, इसे जी जी जी। अच्छा, आप ओके, वहाँ पे ये नया स्क्रिप्ट सजेस्ट कर देंगे। काम करते हैं, यहाँ पे 4 का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके आपको क्रम समझा देता हूँ यहाँ पर। और वो 4 ट्रेड्स हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से, सचिन उतेकर जी से आ जाएगा एवेन्यू सुपरस्टार, 4 के चमत्कार प्रशांत सावंत, और अमर जी अभी कुछ देर में आज का मिड कैप फंडा देंगे। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन मेरा यहाँ पे अगर एक सेल साइड के रिकमेंडेशन में रहेगा सन टीवी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है, जहाँ पे लेवल्स ऑफ 760 से लेकर 740 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 770 का पुट ऑप्शन जो रफली अभी 14 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 9 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 24 से लेकर 27 के भी आएंगे। ओके, यहाँ पे सन टीवी की, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सेल नहीं बोला है उन्होंने। शुरुआत में दरअसल उनके जहन से, उनके मुंह से निकल गया ये ऑप्शन सेल करना है, हमें स्टॉक सेल करना है, उस प्रोस्पेक्टिव से देनी पुट है, ठीक है।
770 की पुट 1440 पे लेनी है सन टीवी की। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए सचिन जी के पास। सचिन, आज का एफ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। HAL का मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है। पिछले 2 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन यहाँ पर आया है एंड प्लस 2 दिनों में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर ट्रिगर हुई है। 4480 से लेके 4470 तक मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 4445 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड जिस तरीके से इसके RSI में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है तो मुझे लग रहा है 4500 के ऊपर की क्लोजिंग और शॉर्ट कवरिंग में बढ़ोतरी लाएगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 4770 के आसपास ट्रेंड होना चाहिए, तो काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है 4500 के ब्रेकआउट के बाद। तो खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। HAL में एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है ACC में, जो शायद मैंने वीडियो के साथ 12 बजे के शो में भी डिस्कस किया था ऑप्शंस के जरिए। मैं यहाँ पे एक सेल ट्रेड रेकमेंड करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2300 के लेवल पे चल रहा है 2300। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2336 2336 और जो टारगेट होगा वो होगा 2225 2225 का। इसको ट्रेड करते हुए एक 2275 का सपोर्ट है, वहां आने पे आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाइए और दूसरे टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए। मिड कैप फंडा की बारी है। अमर, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जैसा मैंने कहा कि मैं ईस्ट इंडिया होटल्स जो है उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसे सेक्टर में है जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है और कंपनी भी जिस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है और इनके जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो ओबेरॉय हो चाहे वो ट्राइडेंट हो, दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। हालांकि यदि देखा जाए तो इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स जो जून वाली थी वो उतनी अच्छी नहीं रही, बट ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं इसमें कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे, बिकॉज लोगों का जो रुझान भी है टुवर्ड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म, दैट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली विद द राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडियंस। तो ये स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी लोग देख सकते हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इसे एज अ पोर्टफोलियो पिक के रूप में भी रखा जा सकता है। करंटली अराउंड 430 के आसपास ये स्टॉक है, अपसाइड में 25-30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। और मैं ये मानता हूं कि यदि कुछ फर्दर इसमें करेक्शंस भी आते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। कंपनी की जो फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देयर आल्सो वी आर सीइंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखो पिछले 3 साल में तो 70-72% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज आल्सो बीन वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट 50% प्लस की रही है। तो इस कंपनी को फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है। ओके, EIH तो डटे रहे अमर जी। EIH तब भी था, EIH अब भी है। आज का मिड कैप फंड है। आपके स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स है। सस्ता ऑप्शन हमने शुरुआत करी सन टीवी की पुट ऑप्शन से और ये था आज का शिल्पा जी का ट्रेड। और ये पुट ऑप्शन 770 की माफ़ कीजिएगा फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 21, 24 एंड 27 विद स्टॉप लॉस ऑफ 99 आपको पिक करना है। 1530 पे ट्रेड करता हुआ फिर आए हम दूसरे ट्रेड पे और वो था HAL, जो कि अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेंज से पुल बैक दे रहा है। फॉर बाय ट्रेड 4770 का लक्ष्य है। 4445 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और फिर ट्रेड था आज ACC प्रशांत का सेल था। ये आज आफ्टरनून में भी उन्होंने रिकमेंड किया था। 2297 पे ट्रेड करता हुआ 2225 के लक्ष्य के लिए 2336 का स्टॉप लॉस है। और अमर जी ने यहाँ पे पिक किया EIH। मीनवाइल निफ्टी IT में एक पुल बैक आया। निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट आज का आई थिंक जो प्रेशर एक तरफ से पूरा, चाहे वो निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ हो, निफ्टी IT का पुल बैक हो, लेकिन एक तरफ से जो स्टॉक ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वो जा रहा है निफ्टी के कॉल और पुट राइटर्स के ग्रिप में, अल्टीमेटली फॉर ऑप्शन राइटर्स, दैट्स रिलायंस। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस इस वक्त प्रायर टू नंबर्स इस वक्त एक प्रेशर पॉइंट है, फ्रेश प्रेशर पॉइंट है और ये एक टिपिकल फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग। अब देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडेक्स पे। शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आई थिंक इतनी नेगेटिव पैटर्न रिलायंस पे, आई मीन अभी मैंने हाल फिलहाल में कभी नहीं देखी थी। आई मीन आप सोचिए कि 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है 2880 पे एंड वी आर ट्रेडिंग एट 2740, 60, यानी 140 रुपये नीचे एंड स्टिल एट डे लो। आपका रिलायंस पे व्यू क्या बन रहा है इस वक्त?
वीरेंद्र जी, अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2700 जोन्स तक एक बार ये फिसल सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई अगर टर्निंग पॉइंट रहेगा तो मुझे लगता है ये 2720 2700 ये रेंज होना चाहिए, जहाँ से रिलायंस में एक पुल बैक स्ट्रांगली बाउंस करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर किसी के अभी से एक्यूमुलेट करना तो आप कर सकते हैं। कीप अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 2700। ओके, रिलायंस पे याद रखिएगा, जो भी रिकमेंडेशंस थी, बात थी, वो मैं जब भी करता हूँ डिस्क्लेमर, आपके इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। फिर लेके आइए आप मारुति, प्रकाश सर। मारुति 1290-35 सर, ये वो जो गैप था ना, जो कि 3 से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में था, वो फिल हो रहा है सर। इसका मीनिंग क्या है? प्रकाश सर, आपने जो बोला उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अनम्यूट बटन दबाना पड़ेगा आपको। सॉरी। ऐसा है कि ये बाउंस है मारुति में, ये करीब 8 दिन गिरावट के बाद मिला है। तो जगह अच्छी थी बाउंस की, प्रीवियस सपोर्ट था, और जो बाउंस मिला आहिस्ता आहिस्ता स्लो, पहले शॉर्ट कवरिंग आई, फिर एक बाइंग है, अब ये शॉर्ट कवरिंग एंड बाइंग दोनों चालू है इसमें। तो मुझे लगता है अब इसमें आपको मिलना चाहिए 13,000, ये पहला टारगेट है मेरे हिसाब से। 13,400 13,500 ये एक जोन है, वहां तक आना चाहिए। शायद ये उस हुंडई का इफेक्ट है, ऐसा लगता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो टेक्निकल रूप से एक शॉर्ट कवरिंग आ गई। एक स्टॉक जिसमें आज थोड़ा सा झटका लगा है, लुपिन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और अमर, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अब यहाँ पर 5.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है आज के दिन, यानी 6% इंट्राडे में करेक्ट कर चुका था यह काउंटर। एक बार थोड़ा सा 3 मंथ का चार्ट लेकर आएंगे प्लीज आप, तो एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह के रन के बाद इस स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि ये जो आज प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, ये क्या एक नेचुरल करेक्शन है एक अच्छे खासे 18-20 मंथ्स के मूव के बाद, या फिर कुछ ऐसा आपने पढ़ा है, सुना है, जिसके चलते इन फार्मा कंपनियों में लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? देखिए, लुपिन के बारे में बात करूं तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं और फार्मा इंडेक्स की भी बात करें तो दे हैव बीन रियली आउट परफॉर्मर्स, और लुपिन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इट हैज बीन अ मल्टी बैगर ओवर द लास्ट आई वुड से कपल ऑफ इयर्स। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज ये स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर बना रहा जा सकता है। और यदि मैं लुपिन के बारे में बात करूं तो ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स है, हालांकि सेल्स में देयर इज स्टिल सम कंसर्न, वो डबल डिजिट जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं दिख रही है। पर एज अ कंपनी दिस इज अ कंपनी विच वन कैन होल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। But right now, what we are witnessing is more or less profit booking in this particular stock after the sharp rally. ल्यूपिन पे और आज के इस अनवाइंडिंग पे अमर जी का टेक। मीनवाइल निफ्टी कंप्लीटली जाता हुआ ग्रिप में, इस एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन राइटर्स के फेवर में, और इस वक्त 25,000 की ट्रेजेक्ट्री, बहुत कोलैप्स भी नहीं हुआ और बहुत स्ट्रेंथ भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। अच्छा, मारुति के साथ साथ मैं एक स्टॉक और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ों पे जाएंगे। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, मतलब जिसमें कहते हैं ना, मीन एक्यूट स्ट्रेंथ, अच्छा मूव आपकी स्क्रीन पे HL डे हाई पर आ रहा है। साथ ही साथ लॉरस, मेरे ख्याल से इसका जिक्र हर्षदा ने किया था और मैंने उस वक्त नोट करके रखा था। मैं इसको इस वक्त फिर मार्क कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी बीते 3-4 रुपए के स्विंग के साथ ये स्टॉक अब अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। मतलब ये डेवलपमेंट हो रहा है 20 सितंबर के बाद। पूरा फार्मा आज प्रॉफिट टेकिंग में है, बट अकेले लॉरस ये थ्रस्ट जनरेट करता हुआ। शिल्पा जी, आप ऑप्शन रीडिंग करती हैं, ये बताइए कोई कॉल पकड़ने लायक है लॉरस की क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप लॉरस लैब देखेंगे तो पॉजिटिव टेक्सचर है। इनफैक्ट थोड़ा फार्मा मिक्स्ड बैग है, तो लेकिन यहाँ पे लॉरस लैब की अगर बात करेंगे तो 480 का कॉल ऑप्शन, अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो 480 का कॉल ऑप्शन रफली 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5 रुपये का रखिए और लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 13 से लेके 15।
और स्लैब मूव अच्छा है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यह हश्तन अच्छा स्पॉट ट्रेड किया था। खैर अभी ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दीपाली से। फोर्ब्स इंडिया की जो सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट है, उसमें इस बार कौन सबसे ऊपर है, दूसरे पायदान पे कौन है और कौन कौन से नाम हैं, दीपाली से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस में भी आज अपने खास मेहमान से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। और अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में चलते हैं और इस क्रम में हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा मौजूद हैं। संजय जी, अमूमन ये बात हम किसी भी दिन जब शुरू करते तो शायद इंडस्ट्रीज से, स्टॉक से, सेक्टर से करते, लेकिन आज कोई भी बात अगर रतन टाटा जी से ना शुरू की जाए तो शायद बेईमानी होगा। आपकी कभी मुलाकात हुई थी उनसे या फिर कभी बात हो पाई हो, कोई ऐसा मौका मिला हो जब उनसे बात करने का मौका मिला हो? देखिए, उनसे वन ऑन वन मिलने का मौका तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक छोटी गैदरिंग में उनके साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिला मुझे। और एक चीज जो मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं हूँ, सारे लोगों ने भी कहा होगा, उनकी विनम्रता। वो इतने, जब मैं उनसे मिला था उस समय वो चेयरमैन थे, लेकिन वो जब हम लोगों से मिल रहे थे तो लग रहा था जैसे कि वो हमारे बहुत ही करीबी हों। और जिस आत्मीयता से वो मिल रहे थे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली एक मेमोरेबल इवेंट रहा होगा। तो ये तो जरूर उनकी पर्सनैलिटी की मान्यता थी। और आज जो हम उनके प्रति जो हम अपना सम्मान और उनके प्रति जो अपना स्नेह महसूस करते हैं, वो उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से ज्यादा उनकी पर्सनल क्वालिटीज के लिए हम उनको ज्यादा याद करते हैं। तो आज उनको नमन करना आपने बिल्कुल सही किया वीरेंद्र जी। कार्यक्रम की शुरुआत उनके ही याद के साथ किया। जी चलिए अब एक काम करते हैं, आते हैं बाज़ार पे लौट के। और इस वक्त के ये बाज़ार का जो पिछले 3-4 दिन का स्ट्रक्चर है संजय जी, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? और अब दिक्कत ये हो रही है, जब चाइनीज़ मार्केट भी कोलैप्स हो रहे हैं उस वक्त भी हम अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये एफआईएस की सेलिंग इंटेंस होती गई है, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। सडनली ये चेंज आया, ये तब्दीली सडनली क्यों हुई है? और ये नॉर्मलसी जो होती है वो कब तक आएगी? आपका मानना क्या है? क्या अर्निंग सीजन एक बार गुजर जाए तब कोई स्टेबिलिटी आएगी? तो देखिए वीरेंद्र जी, जैसा मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और अपने सामने अगर आप देखें, अगले 1-2 महीनों में 3-4 ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स हैं जिनका प्रभाव मार्केट पर बहुत ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ी जो इवेंट है वो हमारे ख्याल से मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, अगर वो मान लीजिए कि विकराल रूप ले लेता है तो क्रूड के प्राइसेस पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हम करीब 255 मिलियन टन क्रूड इंपोर्ट करते हैं, करीब हम 130 से लेके 150 बिलियन डॉलर सालाना खर्च करते हैं क्रूड के इंपोर्ट्स पे। तो अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और हमारे करेंसी पे पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर एफआईआई की सेलिंग बहुत ज्यादा भारत में हो रही है तो उसका एक कारण ये भी है। 3 इसके अलावा भी इवेंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो यूएस इलेक्शंस का आउटकम, क्योंकि उसके बाद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी निर्धारित होगी। और फेड रेट जो कट हुई है, आगे जाके कितनी काटी जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जो यूएस से आ रहे हैं। अगर हम लोकली देखें तो लोकली भी 2 फैक्टर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है और बाजार पर इसका असर होगा। 2 मुख्य स्टेट इलेक्शंस गुजर गए और हमारे अपने प्रदेश महाराष्ट्र के इलेक्शन भी कुछ महीनों में होने वाले हैं। और इस इलेक्शन में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी। और जैसा देखा गया है, हर स्टेट इलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंडम माना जाता है। तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस का आउटकम भी बाजार देखेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स।
पिछला जो 3 महीना गुजरा, मॉनसून के एक्सट्रीम नेचर के कारण इसका प्रभाव कंजम्पशन पर, और नॉट ओनली कंजम्पशन, हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर्स, इन पर पड़ा है। इसका असर सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट पर क्या पड़ता है ये देखना जरूरी है, और उससे ज्यादा क्या हम FY25 की जो EPS एस्टिमेट है, जो इस समय हम 1150 रुपया निफ्टी की EPS एस्टिमेट मेंटेन किए हुए हैं, जो कि 12-13% की ग्रोथ है, क्या वो ग्रोथ रेट मेंटेन होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाजार आज झेल रहा है, इस सिचुएशन में बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना तभी होगी जब कुछ ज्यादा लिक्विडिटी का फ्लो बाजार में आए, जो कि आज ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ से अगर मार्केट ने अपनी चाल को और सुधारना है, लीडरशिप कहाँ से आएगी संजय जी? एक बार फिर हम देख रहे हैं बैंक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ। इस बीच इनफैक्ट एक अपडेट मैं आपको दे दूँ, सितंबर में ग्रॉस SIP इनफ्लो जो है वो जोरदार आया है। वो आंकड़ा अभी आई थिंक 23,000-25,000 करोड़ का हमने फ्लैश किया। वो डेटा पॉइंट्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। हाँ देखिए, सितंबर में ग्रॉस SIP इनफ्लो 24,504 करोड़ का बढ़ा ही है, हल्का सा बढ़ा है, बढ़ा ही है। तो फंड फ्लो लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि इस रीसेंट करेक्शन में लोगों ने कहां पर पैसा लगाना शुरू किया। FIIs ने बिकवाली अगर की है, फंड्स आप जैसे दिग्गज निवेशक हाल फिलहाल में क्या खरीद कर बैठे हैं? तो अगर आप हर्षिता जी फ्लोज को देखें तो पिछले 3 महीने में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेकेंडरी मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई, और पिछले 3 महीनों में 2 महीने ऐसे गए जहां पर FIIs की नंबर एक्चुअली पॉजिटिव थी। सितंबर का महीना और अगस्त का महीना में FII का नंबर्स अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव था। उसके बावजूद भी अगर आप FII के नंबर्स और DIIs के नंबर को जोड़ लें तो बहुत ज्यादा तेजी आपको भारतीय बाजार में इतनी नहीं दिखी जितना कि उस अमाउंट ऑफ इनफ्लो से होना चाहिए था। यानी कि बाजार को कोई फैक्टर है जो भी रोक रहा है, और अभी जब अक्टूबर के महीने में FIIs की फ्लोज बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो गई है, ग्लोबल सिचुएशन नेगेटिव हो गया है, तो इस बैकग्राउंड में मुझे लगता है जो आपने डोमेस्टिक फ्लोज के नंबर दिखाए, SIP के फ्लोज, और हमारे ख्याल से जो नेट इक्विटी का फ्लोज इन अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में रहा है, वो करीब 34,000 या 35,000 करोड़ का है। तो ये नंबर ही है जो बाजार को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। और आज मेरा तो मानना ये है कि जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर इक्विटी के तरफ अपनी पीठ नहीं करता, तब तक इस बाजार को जो मेन लाइन इंडिसेस है उनमें 6-7% से ज्यादा करेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बायस रखना हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर जो अब तक चला नहीं है और यहाँ से अब चलने की क्षमता रखता है, वो क्या रहेगा? तो हर्षिता जी, मुझे लगता है कि चूंकि माहौल थोड़ा सा केयरफुल हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में लोग हो सकता है वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग को चेज ज्यादा करें कंपेयर टू ग्रोथ, और इसमें ये भी संभव है कि डिफेंसिव सेक्टर ज्यादा अच्छा करें, और वैसा दिखता भी है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो फार्मा और FMCG एंड IT, ये 3 सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया, और जो पहले के स्टार्स हैं जैसे कि डिफेंस, रियल एस्टेट, उनका प्रदर्शन पिछले 3 महीनों में काफी खराब रहा। मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में हो सकता है कि मनी मूव करना शुरू करे फ्रॉम दी सिक्लिकल सेक्टर्स टू द डिफेंसिव सेक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल से भारत की स्टोरी अगर है तो वो ग्रोथ की स्टोरी है, और ग्रोथ की स्टॉक्स कभी भी आपको सस्ते नहीं मिलते हैं, मायूसी के माहौल में ही मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीकनेस में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इन जो सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि हर्ड मेंटालिटी की तरह वैल्यू को चेज करते हुए या डिफेंसिव को चेज करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा FMCG या फार्मा में लगाना चाहिए। अच्छा संजय जी, एक और चीज़, मतलब जो बीते 1-1.25 महीने जिस चीज़ के नाम रहे वो था वर्ल्ड वाइड आपकी रेट कट की प्रोसेस शुरू हो गई, प्रक्रिया शुरू हो गई। कल RBI ने अपना स्टांस को परिवर्तन करके न्यूट्रल किया। दैट मीन्स अगले 3-4-6 महीने में कुछ पॉलिसीज़ में आपके पास एक रेट कट होगा, और अगर इन्फ्लेशन ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में रही तो आपका रेट सेंसिटिव
रेट सेंसिटिव्स को पिक करने का ऑर्डर क्या रहेगा? अब उसमें बैंक्स हों, अब बैंक्स को आप कई धड़ों में बांट सकते हैं, प्राइवेट, सरकारी, मिड कैप, लार्ज कैप, देन NBFCs, ऑटो या फिर रियल एस्टेट। रेट सेंसिटिव्स का पिकिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए इस वक्त, जो कि अच्छी यहाँ से एक मीनिंगफुल रिटर्न जनरेट कर सके? तो देखिए, मैं रेट सेंसिटिव में सबसे पहले NBFC को एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर रेट कट के माहौल में अपॉर्चुनिटी उनको ज्यादा मिलेगा। अगर मैं सिर्फ रेट कट पर ही फोकस ना हूं तो सेकंड जो सब सेक्टर मेरे लिए अट्रैक्टिव रहेगा वो रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ट्रेजरी बुक है वो नॉर्मली जरूरत से ज्यादा होती है, और जब भी रेट कट होता है तो उनकी ट्रेजरी बुक के कारण उनको कैपिटल गेन्स रिकॉर्ड करने का अपने नंबर्स में अवसर मिलता है। तो वो रहा ये दो। और ओवरऑल रेट कट जो है वो मेरे ख्याल से जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको इजाफा, उसमें बढ़ोतरी प्रदान करेगा। तो थर्ड ऑर्डर में रहेगा मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनके अलावा देयर आर सम अदर रेट सेंसिटिव जो कि मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी होंगे रेट कट के माहौल में। उनमें कुछ हाई टिकट कंजम्पशन सेक्टर्स, जैसा कि उनमें से एक सेक्टर का नाम आपने लिया, रियल एस्टेट भी बेनिफिशियरी होगा। मेरे ख्याल से ऑटो भी एक बेनिफिशियरी होगा रेट कट के माहौल का, अगर क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर ना चले जाएं तो। संजय जी, चाहे वो NSDL का IPO अप्रूवल या फिर NSE का IPO, ये पूरा इस नॉन लैंडिंग स्पेस को आपके फाइनेंशियल्स में काफ़ी वाइब्रेंट बना के रखा है इसने। हाँ, एक बात दूसरी है, अब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे वो थोड़ा दिक्कत में, और उनको सब्सटेंशियली अपने आई थिंक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। इस पूरे स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे अपने आई थिंक इन्वेस्टमेंट साइकिल में अभी भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं? अभी भी क्या चीज़ करने लायक है इस स्पेस में, नॉन लैंडिंग स्पेस में? तो देखिए, इसको आप दो पहलू पे देखिए वीरेंद्र जी, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है टैक्टिकल। स्ट्रक्चरल रूप पर अगर आप देखें तो भारत में इक्विटी की ओनरशिप आज भी 6% से कम है, यानी कि एक बहुत बड़ा रूम बाकी है इक्विटी ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए। और इक्विटी ओनरशिप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जितने इसके अटेंडेंट और एंसिलरी सर्विसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, कस्टोडियंस हो गए, और इस तरह के और ब्रोकर्स भी हो गए, वो इन सब के बेनिफिशियरी होंगे। तो स्ट्रैटेजिक रूप पर अगर आप देखें तो मुझे ये स्पेस जो है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिकली अट्रैक्टिव लगता है। रही बात टैक्टिकल की, तो जिस तरह से सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जिसका कि डायरेक्ट असर F&O के वॉल्यूम्स पर पड़ने वाला है 20 नवंबर से, उसका असर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्काउंट होना शुरू हो गया है इन ब्रोकर्स के स्टॉक प्राइसेस में और इनके वैल्यूएशंस में। लेकिन हो सकता है कि पर यूनिट इनकी रेवेन्यू कम हो जाए या उधर वॉल्यूम कम हो जाए, लेकिन जो मार्केट है, जो एड्रेसेबल मार्केट है, वो धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। तो इनकी अर्निंग्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेंट नहीं होगी। इसी के लिए मुझे लगता है कि टैक्टिकली अगर गिरावट आती है इस फाइनेंशियल एंसिलरी स्पेस में तो उसका फायदा उठाना चाहिए और वीकनेस का लाभ उठाते हुए इन स्टॉक्स को उठाना चाहिए। मैं आपसे वेरी क्विकली टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एक राय लेना चाहूँगी, क्योंकि एक तो अमेरिका में वो रेट कट साइकिल शुरू हो चुका है। कुछ पॉकेट से सिग्नल्स आने लगे हैं कि यहाँ पर शायद अब वो डिसीजन मेकिंग साइकिल कुछ बेहतर होगा, कुछ डिसेंट डील विंस कंपनियों ने क्लॉक किए। लेकिन ये थर्ड क्वार्टर Q2 में जो होगा वो बात अलग है, लेकिन थर्ड क्वार्टर से जो नॉर्मली एक लीन क्वार्टर रहता है, क्या उम्मीद करें? या फिर फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा बम्प अप दिखा सकता है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कंसिडरिंग वो बड़ा इवेंट जो हम टाल रहे थे दिसंबर तक, एक बार तो आ ही चुका है? बिल्कुल। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो इस तिमाही में जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर रहेगा वो मेरे ख्याल से आईटी रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आएंगे आईटी कंपनी से मेरे ख्याल से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स आने चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ उनकी विजिबिलिटी ऑफ डील विंस एंड उनकी ओवरऑल आउटलुक ऑन द मार्जिन्स। क्योंकि जो बड़ा प्रेशर उनके मार्जिन पर वेज हाइक का पड़ा था वो अब उतनी तेजी से और आगे नहीं आने वाला।
और डील विंस जिस तरह से इस क्वार्टर में अनाउंस किया जाएगा और जिस तरह की विजिबिलिटी अनाउंस की जाएगी, उससे मुझे लगता है कि आउटलुक जो है इस सेक्टर का और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ ओवरऑल यूएस का एनवायरनमेंट इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद मेरे ख्याल से ये जो अभी असमंजस की स्थिति है कि शायद रिसेशन हो या ना हो, उस पर भी हमारे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी। और ओवरऑल लगता है कि आईटी सेक्टर खास करके यूएस फोकस्ड आईटी कंपनीज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की। 2024 में भी ये फोर्ब्स के 100 सबसे अमीर भारतीय उद्योगपतियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचे हैं। आज ही फोर्ब्स ने देश के सबसे बड़े रईसों की लिस्ट जारी की है। इसमें किस किस का नाम शामिल है, दीपाली राणा बता रही हैं। दीपाली। फोर्ब्स ने इंडियाज 100 रिचेस्ट की लिस्ट जारी की है और इसकी कुछ की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करते हैं। खास बात यह है कि जो कलेक्टिव वेल्थ है 100 रिचेस्ट की इन 2024 वो पहली बार $1 ट्रिलियन मार्क के पार पहुंची है। इनफैक्ट एक साल में टॉप 100 अमीरों में से 80% की जो दौलत है वो बढ़ी है। वहीं अगर आप कलेक्टिव वेल्थ देखेंगे सभी की तो वो लगभग $1.1 ट्रिलियन के आसपास रही है, यानी 40% की ग्रोथ रही है। पिछले साल ये आंकड़ा $799 बिलियन का था। साथ ही 2019 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा बढ़ी है ये नेटवर्थ। इसके अलावा अगर 58 अमीरों को देखेंगे तो इस साल की जो नेटवर्थ है उसमें $1 अरब का इजाफा देखने को मिला है। वहीं 6 अमीरों की जो नेटवर्थ है वो $10 अरब से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर कॉर्पोरेट ग्रुप्स की बात करें तो टॉप 5 कारोबारी समूह की जो नेटवर्थ है वो $120 अरब के आसपास रही है। अब दिखाते हैं देश के सबसे बड़े रईसों की लिस्ट। तो पहले पायदान पर है मुकेश अंबानी। इन्होंने अपना पहला स्पॉट रिटेन किया है और अब जो टोटल नेटवर्थ है इनकी वो 119.5 अरब हो गई है, यानी पिछले साल के मुकाबले $27 बिलियन का इजाफा इनकी नेटवर्थ में हुआ है। दूसरे पायदान पर हैं गौतम अदानी एंड फैमिली। इनकी टोटल नेटवर्थ 116 अरब के आसपास रही है। इन्होंने भी अपनी सेकंड स्पॉट रिटेन किया है पिछले साल की ही तरह, लेकिन नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिला है। तीसरे नंबर पर है सावित्री जिंदल एंड फैमिली और ये एक पायदान ऊपर आए हैं। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 43.7 अरब पर रही है। चौथे नंबर पर है शिव नादर एंड फैमिली। इनकी नेटवर्थ है 40.2 अरब के आसपास। वही जो पांचवें पायदान पर जो नाम है वो पिछले साल के मुकाबले 3 स्पॉट ऊपर आया है। दिलीप सांघवी एंड फैमिली। इनकी टोटल नेटवर्थ 32.4 अरब के आसपास रही है। वहीं छठे नंबर पर है राधाकृष्ण दमानी एंड फैमिली। इनकी नेटवर्थ है 31.5 अरब के आसपास। वहीं सातवें पायदान पर है सुनील भारती मित्तल एंड फैमिली और इनकी टोटल नेटवर्थ इस लिस्ट के हिसाब से 30.7 अरब के आसपास रही है। अब दिखाते हैं आठवां नाम। 8th पोजीशन पर है कुमार मंगलम बिरला। इनकी टोटल नेटवर्थ 24.8 अरब रही है। वहीं 9th नंबर पर है साइरस पूनावाला और इनकी टोटल नेटवर्थ है 24.5 अरब और 10th नंबर पर है बजाज फैमिली और इनकी टोटल नेटवर्थ 23.4 अरब पर रही है। तो पहले और दूसरे पायदान पर जो पोजीशंस है मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, उन्होंने अपनी पोजीशंस को रिटेन किया है, लेकिन 4 नए नाम इस लिस्ट में जुड़ते हुए दिखे हैं। शुक्रिया दीपाली। इन आई थिंक पूरे इस क्रम को समझाने के लिए फोर्ब्स इंडिया की रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द इंडिया उनकी लिस्ट समझाने के लिए अब आते हैं लौट के निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक 51,500, निफ्टी करीब 24,984। और स्ट्रेटजीज पे आएंगे, ट्रेड्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं यतिन से बात करते हैं। यतिन, आज डिलेमा था थोड़ा सा, आई मीन फार्मा आईटी बैकफुट पे, बैंक्स एग्रेसिव थे, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं आज? तो फार्मा आईटी हाँ थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रडार पे उनमें सबसे पहले है मदरसन संवर्धना, जो मदरसन सुमी का कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 215 से लेकर 218 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 20-21 लाख शेयर से बढ़ा हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ भी डीलर्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उनको लगता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं काउंटर में और 235 से 240 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक्स रेडार पर इस समय आते हुए, चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के तौर पर क्या उभर कर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। बताइए गावा जी, क्या ट्रेड लेकर जाएंगे आप? एक्चुअली डिफिकल्ट है आज, लेकिन फिर भी मैंने चुना तो लॉन्ग है और वो है एचडीएफसी बैंक।
इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है। बाउंस मिला करीब 4 दिन से, एक सस्टेन कर रहा है, डाउन मूव के बाद होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 1661 पर, बहुत ही टाइट स्टॉप है, समवेयर क्लोजर टू अराउंड 1653 पर, मतलब करीब 8 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1700 पे नजर आते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में एक ट्रेड इस समय गाबा जी सजेस्ट कर रहे हैं। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो यहाँ पे हर्षा जी मुझे लग रहा है टाटा स्टील को कैरी करना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस रखे, करीबन 159 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जस्ट 156 157 156 एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा और करीबन 165 तक का टारगेट हम रख सकते हैं, 164 165। ओके, शिल्पा जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा सेल का ट्रेड रहेगा यूबीएल में। यूबीएल 2100 के नीचे फिसला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है। तो फ्यूचर्स में इसको सेल करेंगे। फ्यूचर्स में 2091 पे है, तो यहाँ पे 2107 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2060 से लेके 2045। प्रशांत जी आपका ट्रेड? जी मीनू जी, टाटा स्टील मैंने डिस्कस किया, करीबन 156 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 156 और 164 162 165 तक के टारगेट्स रख सकते हैं। सचिन, आपका ट्रेड? सचिदानंद? जी हर्षदा मैम, मुझे लग रहा है यहाँ पर रामको सीमेंट्स में एक अच्छा प्राइस एक्सपेंशन हुआ था। जिस तरीके से वाई बिल्टअप है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मुझे लग रहा है यहाँ पर अक्यूमुलेट हुए हैं एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। 885 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 862 के 860 पे ही लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड कैरी फॉरवर्ड करने हैं लॉन्ग्स रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओके, रामको सीमेंट 862 पे। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, कोलगेट पे बिकवाली करने की राय रहेगी। सपोर्ट ब्रीच हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, तो कोलगेट पावरलिफ्ट के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 3690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3600 के टारगेट सेट करने हैं कोलगेट के फ्यूचर में। चलिए, तो ये सारे वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अच्छा, इस बीच लेंडिंग रेट करीब 0.05% बढ़ाई है कैनरा बैंक ने। ये 12 अक्टूबर से लागू होगा। इंटरेस्टिंग है कि रेट कट का इंतज़ार करते करते कुछ बैंक्स अभी भी रेट बढ़ा रहे हैं। किसी का ट्रेड रह गया है मेरे ख्याल में, रुचित का। रुचित, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रही। कल के इस ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट एक ब्रेकआउट स्टॉक में आया था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज पुलबैक मूव आया है, सर ये पुलबैक मूव की एक अपॉर्चुनिटी तरीके से लेना चाहिए। 495 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करें 545 540 की टारगेट रेंज के लिए। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे और कल के लिए अप्रोच। देखिए, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी हो गई, बहुत शांत एक्सपायरी रही। निफ्टी करीब 24 अंक ऊपर 25,007 पे। मैं क्लोजिंग में बिलीव कर रहा था कि एक स्ट्रेच आएगा, लेकिन वो नहीं आया और उसका कारण है कि रिलायंस जो है वो एक थोड़ा सा, अगर आप देखें, ख़राब शेप में जा रहा है। तो जो आईटी ने उस पर थ्रस्ट जनरेट किया, जो थ्रस्ट बैंक्स ने जनरेट किया, उसको एक हाथ से रिलायंस ने ले लिया। याद रखिएगा, निफ्टी पे कल से न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड होगा। जरा आइए स्टैट्स देखते हैं वहाँ पर कैसे पोजीशन है। क्या हम एक टाइम वाइज करेक्शन में हैं? मतलब प्राइस पुलबैक देखिए 25,000 पे आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे? क्या लॉजिकली किसी ट्रेड की अपेक्षा में लॉन्ग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये 10 अक्टूबर नहीं, मैं कह रहा था आपसे अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। इसको हटाइए यहाँ से, क्योंकि इसको देखने का मतलब ही नहीं है। अब आइए एक काम कीजिए, पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी के जो स्टैट्स हैं वो न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के हैं। बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट समझ लीजिए और उसके बाद आते हैं रणनीति पर। बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा स्विंग दिया, हम डे हाई तक गए, हमने ऑलमोस्ट 50 डे तक का सफ़र तय किया। बैंक निफ्टी में 52,000 और 51,800 पे अच्छे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। 51,800 पे, सुन लीजिए फिर से, 51,800, 51,900, 52,000 पे। इन तीन जगह अच्छे कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड हैं, तो वो नीचे की तरफ 51,000, 51,200, 51,300 पे हैं। निफ्टी बैंक को कैरी करने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली 300 पॉइंट पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिए, निफ्टी बैंक का जो 50 डेमा है
वो है 51,760 और 20 डे में है 52,054 और उसी के बीच में आता है आपका 10 डे में करीब 51,800 में। सो 51,760 से लेकर 52,040 के बीच में 3 एवरेजेस आ रहे हैं और इन्हीं 3 जगहों पर 3 कॉल राइटर्स हैं। सो ये अच्छा रहेगा कि हम या तो किसी बैकफुट पे निफ्टी बैंक आए तो ट्रेड पिक करें लॉन्ग, या फिर ये 52,054 की ट्रेजेक्ट्री एक बार पार हो जाए तब ले। अदरवाइज़ अगर हमने ट्रेड यहाँ से कैरी किया तो इमीडिएटली हमें 300 पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस परसिस्ट करते हैं उनसे टसल करना पड़ेगा खामखा, लिव इट। अब आइए आप निफ्टी पे। निफ्टी आईटी ठीक गया, कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं हुआ वहाँ पे। वी आर क्लोजिंग एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन रिलायंस का जो दिक्कत है ना वो हमें परेशान कर रही है। एक बार जरा आप निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए। 25,000 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 25,050 पे और आप देखिए 25,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है। 40 लाख कॉल यहीं पे खड़ी है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई। और अगर आप पुट्स को देखेंगे तो मेरे ख्याल से 25,000 की पुट्स में अप्रॉक्सीमेटली 38 से 39 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होगा, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। तो निफ्टी को भी यहाँ पे कैरी करने का मतलब नहीं है। कितना है पुट में? 45 लाख का। तो 45 लगभग 90 लाख कॉल पुट खड़ी है यहाँ पे, यानी इंडेक्स पॉसिबली टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे। सो आइदर हमें डिप मिल जाए 200 पॉइंट का तब ट्रेड लें, या फिर एक 25-200 की ट्रेजेक्ट्री पार हो जाए तब ट्रेड लेंगे। इंडिसेस को अभी यहाँ से कैरी करना कल के लिए मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेथ। जरा ब्रेथ लेके आइए, लॉन्ग शॉर्ट की, लॉन्ग अनवाइंडिंग की और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएंगे पहले ये ब्रेथ के आंकड़े। 7 लॉन्ग, 25 में शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद 71 में शॉर्ट और लॉन्ग था अनवाइंडिंग 22 में। एक एक करके स्लाइड्स लेके आइएगा। आज शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? लॉन्ग। देखिए लॉन्ग मेरे ख्याल से आज कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी बनी है। एक बार स्टैट्स जब स्क्रीन पे आएंगे तब देखने की कोशिश करेंगे उसको। यस, आज कोटक में लॉन्ग बनी है और कोटक की क्लोजिंग कहाँ आ रही है? 4% ऊपर, बिलो नहीं अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। स्ट्रॉन्ग क्लोज है। एक बार इसका जरा वीकली का तो फिर भी इतना क्लियर चार्ट नहीं, लेकिन डेली का अच्छा चार्ट है। BHEL, लॉरस लैब, ओबेरॉय रियल्टी और HCL में HCL में पुल बैक था। आज अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग अब राइड करते हुए। अगली स्लाइड आइए। टाटा केमिकल, सिंस इट्स अ बैन तो आप अपने शॉर्ट को काट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट था। ये टॉप गेनर बना रहा पूरे दिन। RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, REC, प्रिमल एंटरप्राइजेस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड में आइए जहाँ पे आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देगा। इस क्रम में सबसे ऊपर था टोरेंट फार्मा, सिप्ला, अंबुजा और विंडो फार्मा, चोला। आज फार्मा कंप्लीट कोलैप्स, शॉर्टिंग हुई यहाँ पे, बिल्कुल अप्रत्याशित था ये। ल्यूपिन में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, डॉक्टर लाल में, टेक महिंद्रा में मिड कैप आई थी, में ट्रेंट में, ग्लेनमा फार्मा में। तो आज कंप्लीटली हर्षदा फार्मा के लिए और साथ ही साथ IT के लिए दिन खराब था, लेकिन उससे थोड़ा आई थिंक बड़ी चीज़ थी कि प्रायर टू नंबर्स रिलायंस थोड़ा सा अपने बेस को हल्का करता हुआ। हर्षदा ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट आता हुआ। अच्छा, स्पीच बैन का भी अपडेट आ गया है कि एक और स्टॉक दरअसल बैन में शिरकत करता हुआ दिखाई देगा। चंबल फर्टिलाइजर कोई एग्जिट का नाम ही नहीं ले रहा है। कल भी कोई एग्जिट नहीं का जिक्र हो रहा था, आज भी वही स्थिति है। चंबल फर्टिलाइजर में करीब 100% से ज़्यादा की पोजीशन आ चुकी है, 110% की पोजीशन बनी है। तो ऐसी स्थिति में ये शायद कल के सत्र में बैन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट है। आखिरी वैसे 3 मिनट बचे हैं, एक ओवरव्यू आपके लिए लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स 175 पॉइंट नीचे। आज जाते जाते एक बहुत तगड़ा सर्च अदानी एंटरप्राइजेस में आया है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कुछ देर पहले। ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा कल के लिए, कंसिडरिंग इसमें एक बहुत शार्प तेज़ी बनी है। पिछले 10 मिनटों में ही इनफैक्ट इसको ऊपर खींचा गया है, 1.5% तक का इजाफा। HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट JSW स्टील, कोल इंडिया, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर एक डिसेंट मोमेंटम आज के लिए साफ बनता हुआ दिखाई दिया। वायदे बाजार में ऑफकोर्स एक स्टॉक जो हमने इसी कार्यक्रम के दौरान स्पॉट किया था वो है लॉरस लैब्स, एक हायर नोट पर बंद होता हुआ। दूसरी तरफ हमने देखा है
भेल, टाटा केमिकल्स, ये भी दूसरे काउंटर्स है जहां पर एक मोमेंटम चले। इस क्लोजिंग को अब वॉल पर ले चलते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन फाइनली क्लोज में आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, आज सुबह में हमने 25,134 तक का स्तर छुआ था, उसके सामने हम 25,000 पर क्लोज दिखा रहे हैं, डे लो से दूर जो 24,990 के आसपास था। अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक ज़्यादा कॉन्फिडेंट था आज के गेंस के लिहाज से, करीब 500 पॉइंट तक का अपटिक, और यहाँ पर लार्जली ज़्यादातर बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, स्पेशली निजी बैंकों का योगदान अच्छा खासा रहा है। अहेड ऑफ TCS नंबर्स 3:30 बजे के बाद नॉर्मली आ जाते हैं, आज देखते हैं समय पर आएंगे या नहीं। IT कंपनियां 500 पॉइंट के बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी हैं। तो आपके लिए अब लेकर आते हैं हीट मैप, और हीट मैप में तस्वीर साफ होगी। आज IT काउंटर्स बैकफुट पर थे, FMCG काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनी है। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस फ्लैट, फार्मा कंपनियों में दबाव बनता हुआ। इनफैक्ट फार्मा कंपनियों में हाल फिलहाल में हमने तेजी देखी थी, और ये भी एक खबर आ रही थी कि शायद US में किसी तरह का प्राइसिंग की कैप की बात हो रही है, स्पेशली मेडिकेयर वाले यहाँ पर आपके ग्राहकों के लिए, तो वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है इन कंपनियों के पर। निफ्टी बैंक मेटल्स तेजी में, ऑटो में 100 पॉइंट का इजाफा, और कैपिटल गुड्स ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है, 270 अंकों का इजाफा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। लेकर आइएगा आप आपके लिए पूरा हीट मैप, और वहाँ पर टाटा ग्रुप कंपनियाँ वैसे भी रेडार पर रहेंगी। एक दुखद दिन जहाँ पर हम अलविदा कह रहे हैं रतन टाटा को, उनकी एक लेगेसी को। आज बाय डिफ़ॉल्ट टाटा ग्रुप स्टॉक्स भी थोड़े से मायूस रहे। TCS हो, ट्रेंच जैसे काउंटर्स हो, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हो, ये कुछ बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग साइड पर सिप्ला जैसा स्टॉक, सनफार्मा जैसा स्टॉक मंदी में था। डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, याद रखिएगा सोमवार को RIL के नतीजे आएंगे। अच्छा, तेजी में क्या रहा, तो बैंकों का बोलबाला है आज। कोटक महिंद्रा बैंक टॉप ट्रेडेड स्टॉक, एक्सिस बैंक में 1.1% की तेजी, HDFC बैंक, ICICI भी कोशिश कर रहा था पॉजिटिव में रहने की। ICICI हल्का सा नेगेटिव हो चला है क्लोज तक, लेकिन ये तीन दिग्गज कोटक, एक्सिस और HDFC ने पूरा मूड बनाया, और वहाँ पर इंडसइंड बैंक को भी हम नहीं भूल सकते। मारुति के लिए एक डिसेंट सत्र रहा, BEL में एक डिसेंट परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखाई दिया है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट क्लियरली आता हुआ। तो 25,008 पर ये क्लोज देखने को मिल रहा है, करीब करीब 26 अंकों की बढ़त, एक मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। एक बहुत ही फ्लैट क्लोज आप कह सकते हैं इंडेक्स में बना, लेकिन हाँ, आज के जो लोज छुए थे उससे रिकवर होकर वो क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, और निफ्टी बैंक भी करीब 507 पॉइंट ऊपर। तो आज का दिन आप कह सकते हैं पूरी तरह से वीरू निफ्टी बैंक के ही नाम रहा। जहाँ निफ्टी बैंक के नाम रहा, और ये आज इसकी मतलब न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन था। अच्छा क्लोज आया, बट निफ्टी अभी भी शांत है बिल्कुल। अगर आप देखें 25,000 की ट्रैजेक्टरी पकड़ के चलता हुआ, कुछ लूजर्स कुछ गेनर्स उसके बीच में झूलता हुआ। खैर, कल शुक्रवार है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। सारे समीकरण संकेत लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। अनुज, मैं, हर्षदा और आशीष, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते एक बार फिर से रतन टाटा को याद करते हैं। ये बाज़ार खुला भी आज उनके बिना, बंद भी हुआ, लेकिन आज का टॉप गेनर टाटा केमिकल ही था, यानी टाटा। अलविदा रतन टाटा।